गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। थर्ड चैप्टर में हम वायु पढ़ रहे थे बच्चों। हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े थे, है ना बच्चों। हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, कि किस प्रकार से वायु में गैसों की अधिकता होने के कारण, अवांछित गैसों की अधिकता होने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर, जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं, है ना। हम क्रियाकलाप भी करके देख चुके हैं बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि जब हम सफ़ेद कागज़ पर तेल या वेस्लिन लगाते हैं और 10 मिनट हम जब धूप में या कहीं किसी स्थान पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो वेस्लिन या फिर तेल लगा हुआ कागज़ होता है ना, उस पर क्या होते हैं 10 मिनट तक जो उस स्थान का हमें वो पता चल जाता है कि वहाँ पर कितना अधिक मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है, वह क्षेत्र कितना प्रदूषित है, ये हमें पता चल जाता है। तो जो कागज़ है ना, जो तेल लगा हुआ है उसके ऊपरी हिस्सा को जब हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारा जो प्रदूषण के कण होते हैं, है ना, वहाँ पर उसमें जम जाते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना प्रदूषण इस क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना प्रदूषित क्षेत्र है। और यदि हम तुलना करें साफ कागज़ की, तो आप लोग साफ कागज़ रखेंगे और वेस्लिन लगा या फिर तेल लगा कागज़, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वह क्षेत्र कितना अधिक प्रदूषित है और कितना अधिक नहीं है ना। हम तुलना करेंगे तो उसमें जितना चिपका हुआ है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, जो कण है वो चिपक जाते हैं, जो प्रदूषण रहित कण होते, प्रदूषित कण होते हैं, है ना, उससे हमें पता चल जाता है। अब हम आगे कुछ सारणी यहाँ पर दिया गया है 3.2, है ना। यहाँ पर स्थानों के हम नाम लिख सकते हैं, सिगड़ी के पास, चौराहा, कारखानों के पास, घर की खिड़की के पास। तो ये स्थान, आप और भी स्थान के नाम लिख सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल के पास, ठीक है, स्कूलों के पास, स्कूल के खिड़की के पास, ये सब भी आप और भी स्थान ले सकते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं सिगड़ी के पास, सिगड़ी किसे कहा जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े भट्ठे होते हैं, है ना, कोयला का यूज होता है सिगड़ी, है ना। चौराहा भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, चारों ओर जहाँ पर चारों तरफ रास्ते होते हैं, चौराहा। कारखानों के पास, बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ पर कितनी गंदगी होती है, कितनी प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहाँ का। घर की खिड़की के पास हम देख सकते हैं कि कितना प्रदूषण फैला होता है, तो उसको अवलोकन हम कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर हम अवलोकन करके लिखेंगे कि कितना अधिक मात्रा में सिगड़ी के पास कितना प्रदूषण फैला हुआ है, चौराहा के पास कितना प्रदूषित, चौराहा हमारा जो है कितना प्रदूषित क्षेत्र है, कारखानों के पास वह क्षेत्र कितना प्रदूषित है, उसे हम अवलोकन करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे उद्यान, सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि के पेड़ों की पत्तियां एकत्र कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर विभिन्न स्थान के पत्तों को इकट्ठा करना है, ले आना है, ठीक है, और पत्तियों को हमें देखना है, उन पर लगी धूल को उंगली से हटाकर देखिए। जब हम हटाकर देखेंगे तो क्या होगा कि धूल की परत कितनी मोटी है। यदि धूल की परतों में कुछ विभिन्नता दिखे, है ना, कुछ भिन्नता दिखे तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, जो पत्ती होती है बच्चों, है ना, जो पत्तियाँ होते हैं विभिन्न स्थानों के, तो उस पत्ती में क्या होगा बच्चों, जो हम धूल देखेंगे, है ना, कि विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के धूल चिपके होंगे। विभिन्न कहने का मतलब है कि कहीं पर कम, कहीं पर अधिक, है ना। कोई पत्ती में बहुत अधिक मात्रा में धूल जमा होगा, कोई दूसरे स्थानों की पत्ती में थोड़ा कम, है ना, इस प्रकार से धूल जमे होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों, जब हम उंगली से हटाएंगे उस धूल को तो उसकी परत पता चलेगी कितनी मोटी है, कितनी पतली है ना। तो जैसे औद्योगिक स्थल के हम धूल वाले पत्ती जो लाए हैं उससे पता चलता है कि इन स्थानों पे बहुत अधिक अगर मोटी परत में जमी हुई है धूल, तो यह स्थान बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित क्षेत्र है।
यदि हम उद्यान वाले क्षेत्र देखें, है ना, या फिर सड़क वाले क्षेत्र देखें, तो इसमें क्या होता है, वाहनों के वजह से बहुत अधिक मात्रा में धूल और प्रदूषण क्षेत्र होता है, तो उससे भी हमें पता चलेगा। तो हम ये सब कैसे अवलोकन कर पाएंगे बच्चों? पत्तियों से, है ना। पत्तियों को लाएंगे, विभिन्न स्थानों को पत्तियों को, और उसमें जो लगे धूल है उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्थान बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित क्षेत्र है और कौन सा स्थान कम है ना। प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं, है ना। प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ठोस या फिर गैसीय कण, गैस के भी कण होते हैं बच्चों, या फिर ठोस रूप में भी कण हो सकते हैं। ठोस कणों को निलंबित कण भी कहते हैं। ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ वातावरण को धुंधला कर देते हैं। प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो ये कण है ना, मनुष्य के स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, हमारे जो वातावरण है इसको भी धुंधला कर देते हैं। आप प्रदूषित क्षेत्र में जाकर देखना, वहाँ पर धुंधला टाइप का दिखाई देता है ना। मान लो कि हमारा जो कोरबा क्षेत्र है, ठीक है, आप लोग जानते हैं वहाँ वो कोयला क्षेत्र, कोयले खदान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है, ठीक है। प्रदूषित क्षेत्र है, वहाँ पर सब काला ही काला अधिकतर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कोहरा छाया हुआ है। पर वो क्या होता है, वो कण होते हैं, ठीक है। कौन से कण होते हैं? वो किसके कण होते हैं? वायु में जो फैले हुए कण होते हैं, है ना। प्रदूषण जो बड़े बड़े वहाँ पर उद्योग हैं उन सब के कारणों से, और बहुत सारे जो गैसें निकलती हैं उनके कण होते हैं, कोयले के कण होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कोयले से भी निकलने वाले जो गैसें होते हैं वो सब के कण की वजह से जो वातावरण है पूरा धुंधला दिखाई देता है ना। तो हम इस प्रदूषण के कुछ कारण निम्नलिखित है। किन किन कारण ये प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, हमें वो देखना है। देखिए, फर्स्ट में वाहन भी प्रदूषण के कारण है। उद्योग, ये भी प्रदूषण के कारण है। वाहन, हमारा फर्स्ट क्या है, वाहनों के कारण भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तो देखिए बच्चों, वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या बढ़ेगा तो वाहन का उपयोग भी बढ़ेगा बच्चों, है ना। तो कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा जिसको कहते हैं ना, पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। तो तिपहिया ऑटो रिक्शा जिसके 3 पहिया होते हैं, है ना, ऐसे वाहन को हम ऑटो रिक्शा कहते हैं। कार हो गए, बस, ट्रक, तो ये सब किन से चलते हैं बच्चों? पेट्रोल या फिर डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों के जलने के कारण व अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा इत्यादि निकलते हैं। तो बच्चों, किन कारणों से इतने जो गैस हैं ये गैसें निकलती हैं बहुत अधिक मात्रा में? क्योंकि डीजल जो जलते हैं और जलने की अधूरी क्रिया के कारण ये काफ़ी मात्रा में ये निकलते हैं, है ना, उत्सर्जित होते हैं। तो ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, है ना, वनस्पति व वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा अन्य कारण जैसे वाहन का इंजन कैसा है ना। वाहन का इंजन कहने का मतलब है उनकी तकनीक, कैसे कैसे तकनीक का यूज हुआ है, बहुत अच्छा है, कैसा है ना। तो उनके इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीक नई है या फिर पुरानी है, आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते या बढ़ाते हैं। यदि वाहन में इंजन, है ना, पुरानी वाली इंजन लगी हुई है, मतलब पुराने तकनीक में बहुत अधिक मात्रा में वो इंजन प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे अगर तकनीक लगी हुई है तो ये क्या करेंगे, प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और यदि अच्छे तकनीक का उपयोग किया गया है, उस वाहन में इंजन अच्छा वाला लगाया गया है, तो क्या होगा, वो प्रदूषण को नहीं बढ़ाएंगे, घटाएंगे, है ना। तो उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड होता है? तकनीकों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो किस किस्म के लगे हुए हैं, है ना। और देखेंगे हम यहाँ उद्योग, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर होता है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है।
बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती गई है। तो बच्चों क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में स्टील उद्योग, सीमेंट बनाया जाता है ना, उर्वरक, तो ये सब के उद्योग होते हैं। ये कौन से उद्योग, ये क्या कहलाते हैं, औद्योगिक संस्थानों, है ना, संस्थान कहलाते हैं, जहाँ पर सीमेंट बनता है, स्टील बनता है ना, ये सब बड़े बड़े कारखाने होते हैं। तो ये उद्योगों में क्या होता है, जो प्रदूषित कण होते हैं, ठोस कण होते हैं, ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं, प्रभाव डालते हैं, और जीव जंतु पर भी, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों पर भी, है ना। जो प्रदूषित क्षेत्र होता है बच्चों, वहाँ का पेड़ पौधा आप लोग देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, पत्ती हरा ना दिख करके कैसे कलर में दिखेंगे, या तो काला दिखाई देगा, है ना, या फिर धूल के कारण से बहुत अधिक मात्रा में वो प्रदूषित ब्राउन कलर में ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, काला टाइप का। बड़े बड़े इमारतों में भी वो धूल जम जाते हैं। वो धूल क्या होते हैं, वो धूल एक तरह से प्रदूषित कण होते हैं, है ना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के कारण, है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो उद्योग भी बढ़ेंगे, है ना। तो उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती है ना। जैसे हमें खाना बनाने के लिए ईंधनों की आवश्यकता होती है, ईंधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी है। तो ईंधन भी हमारा क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा है ना। तो इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, जिसमें कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। अब कोयले से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इस प्रकार से कुछ गैसें निकलती हैं जो बहुत हानिकारक हैं हमारे वायु के लिए, ठीक है। तो वायु में ये बढ़ोतरी कर रही है कोयले की वजह से, और इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना, ईंधन के रूप में। इसके अलावा इन संस्थानों से बहुत मात्रा में राख भी निकलती है ना, बहुत मात्रा में, मतलब बहुत अधिक क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण से क्या होता है, राख निकलती है, और जो भूमि के काफ़ी हिस्से को क्या कर लेती है, वो राख ढक लेती है। और वायु प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा अपनी कक्षा में कर कॉपी में लिखें। तो हम और भी कारण लिख सकते हैं जिनके कारण से वायु प्रदूषण हो रहा है। अब देखेंगे 3.4.1 वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण के तरीके इस्तेमाल करने होंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा, औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले, है ना। जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, है ना, जहाँ पर सीमेंट बनेंगे, कहीं पर स्टील उद्योग होगा, कहीं पर लोहे का उद्योग होगा, जहाँ पर छड़ वगैरह का निर्माण होता है ना, ऐसे बड़े बड़े उद्योग होते हैं। तो उस उद्योगों में हमें बदलाव लाना है, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना, है ना। जैसे बच्चों, हम ईंधन के रूप में कोयले का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, हम लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इन सभी कारणों से जो प्रदूषण है ये सब फैलता है। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का ईंधन के रूप में उपयोग करें, तो क्या होगा, वह क्षेत्र प्रदूषित भी नहीं होगा, और हमारा जो ईंधन है जैसे कोयला, ये सब जल्दी ख़त्म भी नहीं होंगे, है ना। अब देखें, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। हमें क्या करना है, अपने वाहनों को हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है, कि वो कौन से इंजन है, कैसा है, अभी जो इसका हॉर्न लगा हुआ है वो कैसा है ना। ध्वनि प्रदूषण भी तो होता है ना, वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो कैसा हॉर्न लगा हुआ है, अच्छे किस्म का है कि नहीं, वो सब हमें चेक करवाना नियमित रूप से चाहिए। अब देखिए, सूखे पत्तों, पेड़ों की जांच, टहनियों, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाना तथा इनके सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना। बच्चों, क्या होता है कि हम सूखे पत्तों को तो जला देते हैं, है ना, पेड़ों की टहनियों को जलाते हैं, पर इससे नुकसान क्या है, इनसे जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण में फैलकर
हमारे वायु को प्रदूषित करती है ना। इसलिए हमें सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कागज के कचरे, है ना, खुले में कभी नहीं जलाना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, ये अपघटित होने वाली चीज़ें हैं, ये मिट्टी में अपघटित हो सकते हैं, तो इसे हमें मिट्टी में दफना देना चाहिए, गड्ढे खोदकर डाल देना चाहिए, है ना, या फिर ये इन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि ये मिट्टी में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, है ना, जलाना नहीं चाहिए। अब देखिए, अधिक वृक्ष उगाना ये प्रकृति के फेफड़े हैं, है ना। अधिक वृक्ष उगाना कहने का मतलब जो अधिक से अधिक वृक्ष हैं, यही क्या है, प्रकृति के फेफड़े हैं, ठीक है। अपने आसपास के वृक्षों की देखरेख करना, हमें अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करना चाहिए। रोपण मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रकृति के क्या है, फेफड़े हैं, ठीक है। और हमें हमेशा अपने वृक्षों की देखरेख भी करना है ताकि वो अच्छे से जीवित रहें, वृद्धि करें, है ना, उन्हें किसी प्रकार का हानि ना पहुँचे। फैक्ट्री के चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना, है ना, जिससे कि प्रदूषित वायु निचले इलाकों में सीमित ना रहे। क्या हो, उसकी चिमनी की ऊंचाइयों को हम बढ़ा देंगे तो वो जो धुआं है, जो गैसें हैं, वो ऊपर की ओर ही चला जाए, है ना, नीचे के जो इलाके हैं उनमें ना फैले। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना, हमें ऐसे आदत अपनाना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो, ठीक है। अब देखिए, धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, है ना, धूम्रपान जो करते हैं हमें उन्हें भी रोकना है और ऐसे प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा देना है जो रोकने वाली प्रवृत्ति को, ठीक है। इत्र, दुर्गंधनाशक, स्प्रे, प्रसाधन सामग्री तथा इसी प्रकार अन्य स्प्रे आदि का उपयोग कम से कम करना, क्योंकि ये इत्र, दुर्गंधनाशक जो स्प्रे है बच्चों, इसके कारण से क्या होता है, ये सब वातावरण में फैलते हैं और वातावरण में वायु को प्रदूषित करते हैं, इसलिए इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से क्या होता है, जहरीली गैसें निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सीसा इत्यादि गैसें निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल का उपयोग उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं, है ना। 3.5 में हम पढ़ेंगे बच्चों धूम और कोहरा। इसके बारे में हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें। अब देखो बच्चों, आप लोग ज्वालामुखी जानते हैं सभी, जब ज्वालामुखी फटता है तो इनसे जो बनी गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना। अब ये प्रकृति में ज्वालामुखी फटता है ना, इसे ये अपने आप फटता है, प्रकृति में ही होता है, ये प्रकृति द्वारा, तो ये प्रकृति के स्रोत हैं, क्योंकि जब ये फटते हैं तो इनसे कुछ गैसें बनती हैं, है ना, और ये वनों की आग से उठा धुआं आदि ये क्या करते हैं, वायु के प्राकृतिक स्रोत हैं और यही वायु को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। वही फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वात किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ पर कोई भी वायु या कुछ भी नहीं पाया जाता है, निर्वात होता है ना, उसे निर्वात कहा जाता है। लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, है ना, जो विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, है ना, जो चल रहा है, निर्वात, लकड़ी के जलने से निकला जो धुआं होता है, ये मानवीय क्रियाकलाप है ना, तो इनके द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषण के क्या है, ये स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहन की संख्या से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है ना। किन कारणों से, तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण से, है ना, ये वायुमंडल में इस प्रकार के जहरीली गैसें को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फैल रहा है, जिससे हमारा वायुमंडल में ये धुएं फैल रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है, प्रदूषित हो रहे हैं हमारा वायुमंडल। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं।
आप लोग जानते हैं सर्दियों के दिनों में क्या होते हैं, जो धुएं होते हैं, और धुएं में क्या उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से, किससे, कोहरे से संयोग करके ये मोटी परत बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं, है ना। कहते हैं ना बच्चों ठंडी के दिनों में कि कोहरा छाया हुआ है, बहुत अधिक ठंडी है ना। ये कोहरा क्या होता है बच्चों, ये पानी ही होता है जो वाष्प के रूप में होता है, ठीक है। तो ये जो कोहरा में बच्चों क्या फैला हुआ क्या रहता है, ये पानी का वाष्प रहता है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वायु में प्रदूषित कोहरे से क्या करते हैं, ये संयोग करके मोटी परत बनाते हैं, है ना। इसे ही हम धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करें। तो है ना, हम इसके बचाव को संकलन करना है, मतलब इकट्ठा कर लेना है। कैसे, जैसे कि पत्र पत्रिका आता है ना, पेपर सबके यहाँ, तो उसमें हमेशा ये सारी जानकारी हमें मिलते रहती हैं, न्यूज आते रहता है। तो इन समाचारों से हमें संकलन कर लेना है, उनके बचाव को, और साथियों से क्या करना है, चर्चा करना है। अब देखिए 3.6 पौधा घर प्रभाव। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, पौधा घर किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को ही पौधा घर कहते हैं, है ना। सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है। अवशोषित, है ना, अवशोषित करना मतलब अपने में सोख लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। तो पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को, सूर्य की किरण पड़ती है ना पृथ्वी पर, तो सूर्य की विकिरणों को क्या करते हैं, पृथ्वी अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती हैं, है ना। आप सभी जानते हैं ऊष्मा के वजह से हमें क्या मिलती है, हमें जो गर्मी महसूस होती है वो ऊष्मा के कारण से होती है ना। जो हमारे कपड़े सूखते हैं, अगर हम जब सुखाते हैं तो वो ऊष्मा के कारण सूख जाते हैं हमारे कपड़े, ठीक है। यदि सूर्य की किरण हम तक नहीं पहुंचते तो हमें क्या ऊष्मा मिलती, नहीं मिलती। सूर्य गर्म है ना, ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं, है ना। तो इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं, सूर्य से विकिरण, बहुत सारे किरणें आती हैं पृथ्वी पर, है ना, और उन किरणों को क्या कर देती है पृथ्वी, कुछ किरणों को परावर्तित कर देती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कुछ मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित प्रकाश में औरक्त किरणें भी शामिल होती हैं, है ना। कौन से किरण, औरक्त किरण। इन्हीं कारणों से क्या होता है, ये इन्हीं जो कि औरक्त किरणें हैं, इन्हीं कारणों से हमारे जो कपड़े हैं वो सूखते हैं, ठीक है बच्चों, और हमें ऊष्मा मिलती है। तो औरक्त किरणें भी शामिल होती हैं। वायुमंडल की कुछ गैसें इन औरक्त किरणों को सोख कर रोक लेती हैं, ठीक है, इस पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसी ही कुछ गैसें हैं। ये क्या हैं, गैसें हैं। हम इन्हें गर्म गैस कहते हैं ना बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, तो गर्म गैस कहते हैं। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गर्म गैस में क्यों आते हैं, क्योंकि ये यही गैस हैं जो कि औरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं, है ना। इन्हीं कारणों से हमें ऊष्मा हमारे पृथ्वी पर बनी रहती है। तो देखिए, जो औरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, ठीक है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा औरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा औरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। चित्र 3.4 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पौधा घर प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, क्लोरोफ्लोरो है, ठीक है,
और इसी प्रकार से हमारा ओजोन, ये सारी गैसें यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन, नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यदि यह घटना नहीं होती, ठीक है, यदि यह घटना नहीं होती, कौन सी घटना बच्चों, जो सूर्य की बहुत सारे विकिरण होते हैं उनको क्या करते हैं, पृथ्वी परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं। तो यह घटना नहीं होती तो क्या होता है बच्चों, यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में अधिक ठंडी होती है ना, और संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता। संभवतः क्या होता, यहाँ जीवन भी नहीं होता है ना, बहुत अधिक ठंडी होती तो जीवन नहीं होता। अब आप बताएं, यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, यदि क्या होगा, वायु प्रदूषण के कारण से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी लगने लगेगी, है ना, तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो भी क्या होगा, हमारा जो वातावरण में होने वाली क्रिया होती हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना, ये सब प्रभावित होंगे, है ना, समय पर वर्षा नहीं होगी, इस प्रकार की घटना देखने को मिलेंगे, हमें बहुत अधिक मात्रा में गर्मी लगने लगेगी। तो इसलिए हमारा जो वातावरण है वो संतुलित रहे, वायुमंडल हमारा अच्छे से बने रहे, इसके लिए हमें प्रदूषण कम करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस पौधाघर किसे कहते हैं, है ना, कैसा होता है। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए, है ना, कौन से देश होंगे, ठंडे प्रदेश होंगे, ठीक। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर या कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिसके अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे, है ना, ही पौधाघर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पृथ्वी है, जब सूर्य की किरण इस पर पड़ते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी क्या करते हैं, पड़ने वाली किरणों को परावर्तित कर देते हैं, है ना, ऐसे परावर्तित कर देते हैं। तो जो परावर्तित किरण होती हैं उनमें क्या होते हैं, अवरक्त किरण भी होते हैं, और जो हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें, है ना, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने गैसें पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अवरक्त किरणों को सोख लेते हैं, है ना, जिससे कि ये पृथ्वी पर ही बने रहते हैं और पृथ्वी की सतह क्या होती है, गर्म रहती है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होते हैं, हमारे जो ये घर हैं, कांच वाले जो घर बने हुए हैं ठंडे प्रदेशों में, तो ये भी क्या करते हैं, जो अवरक्त किरणें हैं, जो कांच की, इसलिए कांच की दीवार लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, किरण प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, तो ये कांच के घर के अंदर जो विकिरण, अवरक्त किरण जाते हैं, ये उन्हें फिर से रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, है ना, अंदर ही रह जाता है वो। इसके कारण से क्या होता है, जो कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती है ना, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे ही क्या कहलाता है, यही पौधाघर या फिर ग्रीन हाउस कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, पौधाघर, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, और किस प्रकार से ये अवरक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देते, है ना, तो ये गर्म रहते हैं। आइए आप लोग अपना होमवर्क आज का देख लीजिए।
आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं, है ना, इसे आपको बताना है। और हम ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ें तो आप लोगों को ग्रीन हाउस के बारे में बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे होमवर्क करके और मेरे नंबर पर समय पर सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम अम्ल वर्षा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल वर्षा के प्रभाव, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।